हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो आईआरएस के प्रशासनिक अनुभव, शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण अभियान, सतर्कता प्रशासन तथा खंडित मूर्ति एकत्रित कर परिष्करण जैसी अनुभव पहल के केंद्र में आप काम करते हैं। आप हैं श्री अमित कुमार शर्मा जी। अमित कुमार शर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। शर्मा जी, हम आगे बढ़ते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि एक आईआरएस अधिकारी के रूप में आपकी यात्रा ने आपको समाज की कौन सी सबसे बड़ी वास्तविकता से परिचय कराया? जी, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। जो है, मैं 2004 बैच का आईआरएस ऑफिसर हूँ, कमिश्नर हूँ इनकम टैक्स में। मुझे एमसीडी में 5 साल काम करने का मौका मिला 2020 से लेकर 2025 तक। तो उसमें मैं डीसी रहा, शाहदरा नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन का डीसी रहा, एडिशनल कमिश्नर रहा और अनेक विभाग रहे, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, एडवर्टाइजिंग, पार्किंग। और जब डीसी आप रहते हैं तो जनमानस से आपका डेली 100, 200, 400, 500 लोगों से आपका आमना सामना होता है। उनकी प्रॉब्लम को आप देखते हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से जो एमसीडी डीसी रहते हुए मैंने हर तरीके की समस्याओं को देखा, किस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग अकाउंटेबल नहीं है, नीचे लोग जो जितना संवेदना होनी चाहिए उतनी संवेदना नहीं होती। तो ये सारे प्रशासनिक मतलब इनकम टैक्स में रहते हुए तो ये वाली समस्याएं नहीं आती जो एक जनमानस से रिलेटेड है। बट एमसीडी में रहते हुए आप डेली एज ए डीसी रहते हुए 100-200 लोगों से ऐसे मिलते हैं कि जहां निश्चित रूप से उनकी समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए, बट वो सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए किस तरीके का आगे हम लोगों को बेहतर सिस्टम बने, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बने, उसके लिए हम पुकारना थे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हम ये भी जानना चाहेंगे शर्मा जी के एमसीडी के 5 वर्षों के कार्यकाल की कौन सी उपलब्धि आज भी आपको सबसे अधिक संतोष देती है, आपको संतोष देती है और आत्मसंतुष्टि देती है? मैं वैसे तो मैं बोलूंगा कि कार्यकाल में जो भी शुरू में मैं प्रॉपर्टी टैक्स में था जी, 2 साल में एसेसर कलेक्टर रहा। तो उस समय एक इनका पहले ऑनलाइन फाइलिंग का सिस्टम नहीं था। अगर था तो 60% लोग जो है ऑफलाइन फाइल कर रहे थे रिटर्न, 40% ऑनलाइन फाइल कर रहे थे। फिर अचानक से 2020 में जब मैंने ज्वाइन किया तो सॉफ्टवेयर एनआईसी का आ गया और जो है पुराना सॉफ्टवेयर नल एंड वोइड कर दिया गया। तो हमको बहुत बड़ी ऐसी समस्या, क्योंकि उस समय मैं एसडीएमसी में था इनिशियली। हेलो एवरीवन, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो आईआरएस के प्रशासनिक अनुभव, शिक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण अभियान, सतर्कता प्रशासन तथा खंडित मूर्ति एकत्रित कर परिष्करण जैसी अनुभव पहल के केंद्र में आप काम करते हैं। आप हैं श्री अमित कुमार शर्मा जी। अमित कुमार शर्मा जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। शर्मा जी, हम आगे बढ़ते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि एक आईआरएस अधिकारी के रूप में आपकी यात्रा ने आपको समाज की कौन सी सबसे बड़ी वास्तविकता से परिचय कराया? जी, हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। जो है, मैं 2004 बैच का आईआरएस ऑफिसर हूँ, कमिश्नर हूँ इनकम टैक्स में। मुझे एमसीडी में 5 साल काम करने का मौका मिला 2020 से लेकर 2025 तक। तो उसमें मैं डीसी रहा, शाहदरा नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन का डीसी रहा, एडिशनल कमिश्नर रहा और अनेक विभाग रहे, एजुकेशन, हॉर्टिकल्चर, एडवर्टाइजिंग, पार्किंग। और जब डीसी आप रहते हैं तो जनमानस से आपका डेली 100, 200, 400, 500 लोगों से आपका आमना सामना होता है। उनकी प्रॉब्लम को आप देखते हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से जो एमसीडी डीसी रहते हुए मैंने हर तरीके की समस्याओं को देखा, किस तरीके से लोग सफ़र कर रहे हैं, लोग अकाउंटेबल नहीं है, नीचे लोग जो जितना संवेदना होनी चाहिए उतनी संवेदना नहीं होती। तो ये सारे प्रशासनिक मतलब इनकम टैक्स में रहते हुए तो ये वाली समस्याएं नहीं आती जो एक जनमानस से रिलेटेड है। बट एमसीडी में रहते हुए आप डेली एज ए डीसी रहते हुए 100-200 लोगों से ऐसे मिलते हैं कि जहां निश्चित रूप से उनकी समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए, बट वो सॉल्व नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए किस तरीके का आगे हम लोगों को बेहतर सिस्टम बने, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था बने, उसके लिए हम पुकारना थे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हम ये भी जानना चाहेंगे शर्मा जी के एमसीडी के 5 वर्षों के कार्यकाल की कौन सी उपलब्धि आज भी आपको सबसे अधिक संतोष देती है, आपको संतोष देती है और आत्मसंतुष्टि देती है? मैं वैसे तो मैं बोलूंगा कि कार्यकाल में जो भी शुरू में मैं प्रॉपर्टी टैक्स में था जी, 2 साल में एसेसर कलेक्टर रहा। तो उस समय
एक इनका पहले ऑनलाइन फाइलिंग का सिस्टम नहीं था, अगर था तो 60% लोग जो है ऑफलाइन फाइल कर रहे थे रिटर्न, 40% ऑनलाइन फाइल कर रहे थे। फिर अचानक से 2020 में जब मैंने ज्वाइन किया तो सॉफ्टवेयर एनआईसी का आ गया और जो है पुराना सॉफ्टवेयर नल एंड वोइड कर दिया गया। तो हमको बहुत बड़ी ऐसी समस्या, क्योंकि उस समय मैं एसडीएमसी में था, इनिशियली मर्ज नहीं हुई थी एमसीडी, तो वहाँ 4.5 लाख 5 लाख प्रॉपर्टी होती है। अब उन लोगों को दोबारा से सब लोगों को डाटा फीड करना, डाटा इनपुट करना, तो इतनी बड़ी समस्या आ गई कि वो लोग जब हम लोग ऑलरेडी डाल चुके हैं या हम लोगों ने पिछले साल ऑनलाइन किया था तो उसी सिस्टम को कंटिन्यू, तो वो बड़ा चैलेंजिंग था। तो पूरे 1 साल हम लोगों ने बहुत मेहनत किया और 99% लोगों ने ऑनलाइन फाइल उस साल किया। ये फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात है, तो इज ए बिग अचीवमेंट। अगर आप अब एमसीडी में देखेंगे तो 12-13 लाख प्रॉपर्टी है, 13 लाख में 99% एक्सेप्ट जो सरकारी प्रॉपर्टी है उनके अलावा सारे रिटर्न जो है ऑनलाइन हो रहे हैं। तो अगर वो उस समय इस तरीके का काम ना हुआ होता तो वो बड़ा मेरे लिए सेटिस्फेक्शन है कि ऑनलाइन जो फाइल हुए रिटर्न। फिर दूसरा ये कि इनकम टैक्स में और जीएसटी में बड़ा स्ट्रक्चर्ड जूरिडिक्शन है, तो यहाँ जूरिडिक्शन नहीं था। तो मैंने वो कमिश्नर साहब को प्रपोज किया कि सर यहाँ पे जैसे इनकम टैक्स में सर्किल होते हैं, वार्ड होते हैं, आप उनको, ओवरलैपिंग थी बहुत ज्यादा कि वो काम, वो प्रॉपर्टी आप भी देख रहे हैं, वो मेरे जुडिक्शन में भी है, तो उससे जो जनता का हैरासमेंट होता है और अनअवॉइडेबल उन लोगों को जो है ज्यादा तकलीफ होती है। तो उसमें ये कि मैंने कहा सर इनका जुरिडिक्शन, जैसे इनकम टैक्स में पहले सर्किल होता है, वार्ड होता है, तो ड्यूरिंग दैट टेन्योर वो जुरिडिक्शन का डिवाइड हुआ, वो बहुत अच्छा चल रहा है इनकम टैक्स के पैटर्न पे। फिर हमारा पोस्टिंग रहा डीसी शादरा नॉर्थ, वो मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल, बड़ा मुझे बहुत अच्छा। वहाँ पे गोकुलपुर ड्रेन है, बहुत 4-5 किलोमीटर की लेन है, वहाँ पे आसपास में 5-6 वार्ड से गुजरती है, भजनपुरा, गौतमपुरी, सीलमपुर, और वो इतना है कि रोज कूड़ा उसमें डलता है, रोज कुछ में उड़ता है। तो वो गोकुलपुर ड्रेन जितना मेरे टेनर में भगवान के पास है, एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के सहयोग से क्या होता है, साफ रही, वो कभी इतना नहीं रही। उसका दूसरा, ये खंडित मूर्ति के मैंने वहां पे 2-3 केंद्र शुरू करे। केंद्र के उसका जो आशय था वो ये था कि भाई अभी सुंदरकांड होता है, भागवत होती है, हर घर में पूजा हो रही है, कभी दुर्गा पूजा होगी, कभी फिर क्या होता है दिवाली आ जाएगी, तो ये जो मूर्तियां हमारे लोगों के घरों में आती हैं, बट इसका कोई उस तरीके का ऑर्गेनाइज वे ऑफ निस्तारण का कोई ऐसा समाधान ना तो एमसीडी ने दिया ना समाज ने निकाला। तो वो मैं कि भाई हम इसको 4 ऐसे ड्रम रखे जाएं ऐसी जगह पे जहां पे लोगों के लिए ये व्यवस्था हो कि हम खंडित मूर्ति को यहाँ डालेंगे, प्लास्टिक यहाँ डालेंगे, कपड़ा होगा तो यहाँ डालेंगे, और अगरबत्ती होंगी तो यहाँ डालेंगे। तो इस तरीके से एक चंद्रशेखर पार्क में और एक रामनगर के पार्क में हम लोगों ने 2 केंद्र शुरू करे, और चंद्रशेखर पार्क वाला केंद्र अभी भी चल रहा। तो उन्होंने, पब्लिक ने इस आइडिया को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और उसको क्रियान्वयन करने की कोशिश करी। फिर हम जब डीसी सेंट्रल जोन, तो वहां पे ये हम लोगों ने इस तरीके के केंद्र 8 बड़े मंदिरों में ऑर्गेनाइज किए या इनॉग्रेट करे, जैसे इस्कॉन का टेम्पल, या भैरव बाबा का मंदिर का टेम्पल, या लोधी कॉलोनी का जो है साईं बाबा का टेम्पल, दरियागंज का टेम्पल, और कालका जी का टेम्पल, और भी 1-2 मंदिर रहे होंगे। तो उनमें ये सारा इनॉग्रेट किया, पब्लिक ने एक्सेप्ट किया। बट दिक्कत क्या आती है कि धीरे 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 वो सरकारी व्यवस्था उसको, अगर आप जिम्मेदारी से किसी चीज को ना लें तो साल भर चलती है, 2 साल चलती है, वो वहां से अगर डब्बे भर जाएंगे, अगर वो खाली नहीं होंगे या वो नहीं होगा, तो फिर वो पब्लिक वहां बाहर फैलने लगती है। मंदिर वाले जो है शिकायत करने लगते हैं कि भाई आपने रखवा तो दिए, एमसीडी वाले काम नहीं कर रहे हैं, बट आइडिया इज गुड। फिर उसके बाद हम हॉर्टिकल्चर में रहे, या जो है अपना क्या होता है एजुकेशन में रहे, तो एजुकेशन में रहते हुए मैंने 3-4 बड़े इनोवेटिव आइडियाज इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया। ये गरीब बच्चे हैं और पूरे टोटल मिला के 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं और करीब 1200 स्कूल हैं एमसीडी के। तो उनमें मैं जिसका भी बर्थडे हो वो डेली असेंबली में आए, उसका बर्थडे सेलिब्रेट हो, और हैप्पी बर्थडे टू यू पूरा स्कूल क्लैपिंग करे, तो उसका मोरल बढ़ेगा और उसका एक आत्म स्वाभिमान बढ़ेगा कि अगर अमीर का बच्चा बर्थडे मना सकता है तो मेरा भी बर्थडे मनाना चाहिए। तो वो व्यवस्था उनका कॉन्फिडेंस भी आता है, तो वो एक व्यवस्था बहुत अच्छी। फिर ये हर दिन चाहे पर्यावरण से रिलेटेड हो, खेलो इंडिया के से रिलेटेड हो, और इस तरीके की अलग अलग शपथें, प्लास्टिक
नहीं यूज करने की शपथ हो, हर दिन अलग अलग शपथ इन लोगों को, बच्चों को दिलवाने का प्रयास किया। एक ये कि बेस्ट टीचर ऑफ द मंथ, पूरे मतलब है कि दिल्ली में अगर 1200 स्कूल हैं तो 20,000 टीचर काम कर रहे हैं, तो 20,000 टीचर में हर जोन में एक ऐसा टीचर जिससे कि उनका 20,000 टीचरों का मनोबल बढ़े, तो हर जोन का हर महीने का एक बेस्ट टीचर का अवार्ड उनको मिले, इस तरीके की व्यवस्था करी। ऐसे 3-4-5 आइडिया मैंने वहां पे इंप्लीमेंट करने का कोशिश किया। हॉर्टिकल्चर में बड़ा विषय कि जैसे हॉर्टिकल्चर में मेरा हमेशा से, सर मैं चाहे डीसी रहा, तो एक बड़ा यूनिक आइडिया कि मेरा जो डीसी में 8-10 लोगों का जो स्टाफ होता है और हम एक कोऑर्डिनेशन का ग्रुप बना लेते हैं। अब कोऑर्डिनेशन का ग्रुप, डीसी का नंबर पूरे 24-25 लाख मतलब पूरे समाज के पास होता है। कोई भी प्रॉब्लम आई वो मैंने कोऑर्डिनेशन ग्रुप में डाली, और कोऑर्डिनेशन ग्रुप में वो जब डीसी ऑफिस से फोन जाता है कि वहां कूड़ा है, वहां पेड़ कटा हुआ पड़ा है, वहां कुत्ता को उठाना है या कोई किसी की डेड बॉडी को उठाना है, तो वो जो है जब डीसी ऑफिस से फोन जाता है तो नीचे के जो 15,000 एम्प्लॉई हैं वो बड़ी जिम्मेदारी से उसको काम करने का सॉल्व करते हैं। तो ऐसी हजारों प्रॉब्लम उनने स्टाफ ने सॉल्व कराई और उनको फिर रिवर्ट बैक किया कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। तो जो एक गैप रहता है ऑफिसर्स का और क्या होता है एक समाज का या लोगों का, वो गैप व्हाट्सएप के माध्यम से, कोऑर्डिनेशन ग्रुप के माध्यम से खत्म हुआ और लोगों की समस्याएं खत्म हुई। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर में कि मैंने सारे जितने काउंसलर थे, जितने आरडब्ल्यूए थे, जितने एमटीए थे, जो समाज के 100, 200, 400, 500 मुड लोग होते हैं, उन लोगों को मैंने अपने कोऑर्डिनेशन ग्रुप में जोड़ा। वो समस्याएं भेजते थे, वो समस्याएं मेरे ऑफिस में जाती थी, वो जाके सॉल्व होती थी, तो बड़ा सुकून आता था। आज भी मैं क्षेत्र में घूमता हूं तो अनेक लोग बोलते हैं कि सर जितनी समस्याएं आपके टेनोर में जल्दी सॉल्व हो जाती थी उतना शायद नहीं हो पा रही है या होनी नहीं है, तो वो बड़ा सुकून का विषय है। धन्यवाद। शर्मा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने खंडित मूर्तियों की व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो व्यवस्थाएं निरंतर चालू नहीं हो पा रही हैं, उसमें उसके लिए आमजन जो पब्लिक है उसको क्या करना चाहिए ताकि वो निरंतरता उनमें बनी रहे, या इससे जुड़ी हुई संस्थाएं आरडब्ल्यूए या अन्य एनजीओ हैं वो किस तरह से काम करें कि इस तरह खंडित मूर्तियों का अपमान ना हो? है क्या जो मैंने अभी बताया, ये खंडित मूर्ति के केंद्र 2 जगह बड़े अच्छे चल रहे हैं, बाकी 8 जगह बंद हो गए। जब तक जो सरकार का हर जिम्मेदार आदमी, चाहे एमटी हो चाहे आरडब्ल्यू है, वो अपनी जिम्मेदारी समझे। हर आदमी ये समझ रहा है कि सरकार आगे करेगी। सरकार कौन है? हम हर जिम्मेदार आदमी सरकार है। तो कहने का मतलब जो सरकारी आदमी है उसको तो अकाउंटेबल बनाना है, बट किसी का वेट नहीं करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने फैलाया है, हम करेंगे और इसको निस्तारण हम करेंगे। अगर थोड़ा श्रमदान हमने कर लिया और वो चीज ठीक से चल दी गई तो एक आपको आत्मसंतुष्टि होगी, सुकून आएगा। तो इस जो सामाजिक मुद्दे हैं उसमें हमें सरकार का वेट नहीं करना है, और सरकार की तरफ से ये कि भाई सरकार का सहयोग मिल जाए। अगर एमसीडी कमिश्नर इस चीज को मीटिंग में लेके 250 वार्ड में इस चीज को इंप्लीमेंट कर जाए तो वो सरकार और आदमी या समाज का दोनों का सहयोग मिलके ये काम बहुत बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बट अगर सरकार नहीं जाग रही तो आप ये समझो हम ही सरकार है, पब्लिक सरकार है, आरडब्ल्यू सरकार है, वही सरकार ये सामाजिक संवेदनाओं के जो मुद्दे हैं उन पे काम करे। वाह वाह, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को आपने समझाया कि खंडित मूर्तियों को किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है या उनको सम्मानित रूप से आगे विदा किया जा सकता है। उसका ये तरीका जो हम लोगों ने निकाला था कि आप या तो तरीका ये है कि वो सारा यमुना जी में डाल दो, तो वो तो उससे तो यमुना जी पॉल्यूटेड हो रही है। तो ये जितनी खंडित मूर्तियां, ये बायोडिग्रेडेबल फॉर्म में केमिकल्स आते हैं, वो आप मूर्ति को डालेंगे मिट्टी का, जैसे हमने कालका जी में बहुत बड़ा गड्ढा खोदा और वहां पे गड्ढे में कम से कम हजारों मूर्तियां हमने डाली, वो केमिकल डाला, वो वहां पे वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में डिस्पोजल हो गया और वो गड्ढा दब गया। तो इससे ये कि जो एक हमारी आस्था का विषय कि जो भी है भाई क्या करे पब्लिक, क्या करे पब्लिक, सुंदरकांड करेगी तो फूल आएंगे वो पीपल के पेड़ के पास जाके रख देगी, या नई मूर्ति लाएंगे पुरानी मूर्ति पीपल के पेड़ के पास जा देंगे। तो ये व्यवस्था अगर हम हर वार्ड में कम से कम 4-5 पार्कों में भी करा दें, और उसके लिए जिम्मेदार वहां के आरडब्ल्यूए, वहां का चौधरी, वहां का जो है एसओ है, अगर वो जिम्मेदारी से दोनों मिलकर काम करें तो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकती है। अब जैसे मैंने वह एक और में बड़ा मुद्दा में कि जैसे जब डीसी सेंट्रल थे तो वहां पे ये आईपीसीए के एनजीओ है जो प्लास्टिक डिस्पोजल के लिए काम करता है। तो उन्होंने हम लोगों को बोला कि सर अगर आप 1000 किलो प्लास्टिक देंगे तो हम 8 बेंचेस आपको फ्री देंगे। तो हमने वो मुहिम चलाई 3-4 महीने और टोटल मिला के करीब 8
1000 किलो प्लास्टिक इकट्ठी हुई कि जो भी प्लास्टिक आती थी वो एक सेंटर था एमसीडी का जहां पे वो वेस्ट कलेक्ट होता था, वो पर्ची मिलती थी, पर्ची में लिखा होता था कि आज 8 किलो प्लास्टिक आई है, 10 किलो प्लास्टिक आई है, हर वार्ड का जो इंस्पेक्टर है वो लाता था और 6000 किलो प्लास्टिक इकट्ठे करने के बाद हमको 56 बेंचेस उन्होंने आईपीसीए ने फ्री दी। तो आज अगर आप देखेंगे पार्कों में सारे पूरे 5000 पार्क हैं एमसीडी के बाद, तो पार्कों में बेंचों की बड़ी कमी है। तो अगर समाज जागरूक हो जाए, समाज जिम्मेदार हो जाए और एमसीडी में अधिकारी एक संवेदना आ जाए कि भैया मैं हर वार्ड से हर महीने 1000 किलो प्लास्टिक इकट्ठा करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो अगर वो हो जाए तो हर महीने तुमको 6 बेंच फ्री मिल जाए। तो प्लास्टिक भी जो इधर जो नालियों को चोक कर रही है, जो नालों को चोक कर रही है, जो यमुना जी को चोक कर रही है, वो चोक होना बंद हो जाए और प्लास्टिक का जो है, जो प्लास्टिक यूज हो रही है वो एक बेंचेस के फॉर्म में, बच्चों की टेबल के फॉर्म में, बच्चों के पैड के फॉर्म में, फिर पेड़ को रखने वाले जो पॉट्स होते हैं उनके फॉर्म में, इस तरीके का डिस्पोजल है। तो वो भी हम लोगों ने डीसी सेंट्रल रहते हुए, अगर आज आप भी देखेंगे निजामुद्दीन का पार्क है, चाहे लाजपत नगर की एमटी है, एमटीए के अंदर जो बहुत बड़ा मार्केट है, छोटे छोटे पार्क हैं, उसमें आज भी बेंचेस आईपीसीए द्वारा दी गई रखी हुई हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एमसीडी को मिली। इसलिए मिली कि हमने उसको प्लास्टिक वेस्ट उनको इकट्ठा करके दिया। क्या बात है, बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा आपका, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि अभी आपने बताया कि सरकारी विद्यालय के बच्चों को आप जन्मदिन भी मनाते थे, विशेष कार्यक्रम, वो आज भी हो रहा है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए सरकारी स्कूलों के बच्चों में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए क्या और विशेष प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, अभी एक बहुत अच्छी फिल्म आई 12th पास। एक गरीब बच्चा होता है, वो धीरे 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 उसे एक्सपोजर मिला, उसे लगा कि आईएएस क्या चीज होती है, उसे मालूम भी नहीं था और उसके अंदर जुनून पैदा हुआ और वो आईएएस बन के माना या आईपीएस बन के माना। तो ये जो गरीब बच्चे हैं, देखो आज इंटरनेट के युग में ये गरीब और अमीर का उसके एक बहुत बड़ा फायदा है। अगर मैं मान लो कोचिंग नहीं ले सकता, मैं जाके जियासराय में नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे माता पिता की इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं है कि वो 20,000, 25,000, 30,000 रुपए महीना खर्च करें, बट इंटरनेट ने गरीब और अमीर का अंतर खत्म कर दिया है। अगर बच्चे में जुनून है, अगर बच्चे में इच्छा है, इच्छा शक्ति है, तो इंटरनेट के जरिए छोटे छोटे बड़े लो कॉस्ट पे इतने कोर्स चल रहे हैं कि वो आप किसी भी माध्यम से बड़े एग्जाम आप निकाल सकते हैं। तो इन बच्चों का, जो गरीब बच्चे हैं, ये एमसीडी में 90% गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके मनोबल को मैंने, हाँ, एक और अच्छा प्रयास वहां पे हुआ जो मैं आपको बताना से भूल गया। हमने 5-6 मूवीज, अच्छी मूवीज, जैसे इसमें 12th फेल वाली भी थी, वो हर दिन बच्चों को दिखाई जाती थी इस विद्यालयों में कि आप अपने मनोबल को बढ़ाएं, आप अपने जिज्ञासा को बढ़ाएं, आप अपने जो है एम्बिशन को बढ़ाएं, आप अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाएं कि अगर एक आम आदमी का बच्चा अगर आईएएस बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। केवल कमी क्या है? प्रयास की, इच्छा शक्ति की, जुनून। कोशिश करते रहना चाहिए। हाँ। आपको मंजिल जरूर मिलेगी। जी जी। वाह वाह वाह। शर्मा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि दिल्ली में बड़े पैमाने पर आपने वृक्षारोपण अभियान किया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये वैसे मैं शुरू से ही, जैसे कॉलेज के जमाने से जुड़े हुए थे, तो हम एक वहाँ पे एनवायरमेंटल सोसाइटी होती थी, तो कॉलेज में मैं वहाँ पे हेड हुआ करता था। तो हमेशा से हर साल हम प्लांटेशन के प्रोग्राम कॉलेज लेवल पे भी करते थे। तो वो एक इच्छा, आज ये पर्यावरण में अगर मुझसे कोई पूछे कि हिंदुस्तान की 3 सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं 3 ही बात बोलूंगा। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, एक भ्रष्टाचार, और तीसरा जो है जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। आप अगर ये देखेंगे कि आज देखो कोसी नदी है, आसाम में फ्लड आया हुआ है, बिहार में फ्लड आया हुआ है, कहीं कहीं बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, उत्तरांचल में घटना हो जाती है, कभी लैंड। तो अगर इसका इकोनॉमिक अगर कॉस्ट देखा जाएगा तो कम से कम 1% जीडीपी हमारा केवल एनवायरमेंटल जो हैजार्ड्स हो रहे हैं उनके कारण डिग्रेड हो रहा है। और उसमें ये जो प्लांटेशन का है, अगर एनवायरमेंट को बचाना है तो अगर 60%, बाकी तो ठीक है गवर्नमेंट की पॉलिसी और भी है, बट अगर प्लांटेशन हो तो 70-80% जो एनवायरमेंट की प्रॉब्लम है वो खत्म की जा सकती है। बट उसमें भी बड़ी दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि प्लांटेशन, दिल्ली गवर्नमेंट का टारगेट है 70 लाख, फिर डीडीए का टारगेट है 30 लाख। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, समाज के लोग भी लगा रहे हैं, आरडब्ल्यू भी लगा रहा है, काउंसलर्स भी लगा रहे हैं, एमएलए भी प्रोग्राम कर रहे हैं। बट इनमें से ये देखने की जरूरत है कि ये जो लाख या 10 लाख या 20 लाख पेड़ लगे, वो 6 महीने बाद कितने सर्वाइव रहे। तो सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है कि पेड़ लग तो रहे हैं
बट सरवाइव नहीं हो पा रहे सर। उसके दो कारण है। ये दो कारण, एक तो ये कि एक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो टी गार्ड है वो अगर पेड़ों के साथ वो भी सरकार या समाज के द्वारा प्रोवाइड किए जाएं तो उनका प्रोटेक्शन हो जाए। और दूसरे कि लोगों के अंदर में ये संवेदना आनी चाहिए कि भाई हमें कार्यक्रम करना है, वृक्षों का रोपण करना है, वृक्ष लगाने हैं, बट वो जिंदा भी रहें, ग्रो भी करें, बड़े भी हों, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी दी है शर्मा जी। एक और वृक्षारोपण या वृक्ष संरक्षण के रूप में एक और अक्सर मामले आते हैं कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए और सीमित रहते हैं। उन लोगों को किस तरह से बदलाव किया जाए कि वो जिए, पौधे लगाएं अपने माँ के नाम से, पिता के नाम से, अपनों के नाम से, ताकि वो उनको संरक्षण कर सके। इस विषय पे भी जागरूक। मैं ये कह रहा हूँ जितने भी सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं या रिलीजियस कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं या व्यक्तिगत कार्यक्रम हो रहे हैं, अरे व्यक्तिगत किसी की शादी है, सगाई है, अगर आप खूब फोटो खिंचवाइए। फिर धार्मिक कार्यक्रम है, खूब फोटो खिंचवाइए। या जो है सामाजिक कार्यक्रम है, ब्लड डोनेशन है, खूब। बट ये जो स्वच्छता के कार्यक्रम हैं या ये वृक्षारोपण के कार्यक्रम हैं, इसमें अगर ये है कि मैं परसेंटेज को लूं तो 10% फोटो पे ध्यान रहना चाहिए, 90% आपका आउटपुट क्या है। तो ये समाज में जागरूकता हो कि जहां पे हमारी आउटपुट चाहिए टाइप करके, मान लीजिए भागवत कांड हो रहा है या सुंदर कांड हो रहा है, ठीक है, हम भाई भागवत है, भक्ति में डूबे हुए हैं, अच्छा हम प्रेरणा लेके आ रहे हैं, महाराज जी के साथ फोटो भी खिंचवा रहे हैं या जो है लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, वो चलेगा। बट एक ही क्या होता है, उससे कोई लॉस नहीं हो रहा। बट एक ही क्या होता है, वृक्षारोपण में अगर हमने पेड़ 4 लगाए और सर्वाइव 1 हुआ और उसमें फोटो खींच के हजारों सेशन हो गए, तो उसमें हम लोगों को समाज में एक चेतना आनी चाहिए कि सफाई के कार्यक्रम, वृक्षारोपण के कार्यक्रम, जो एक्चुअल जहां हमें आउटपुट देना है वहां पे फोटो या पीआर या फेसबुक पे डालना, हमारी शक्ति केवल 10% लगनी चाहिए, 90% शक्ति इस काम में लगनी चाहिए कि हमारे पास आउटपुट आए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। शर्मा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने खंडित मूर्तियों की व्यवस्था की है, जब आपने ये पहल शुरू की तब लोगों में और प्रशासन की प्रारंभिक प्रतिक्रिया कैसी रही थी? नहीं, लोगों में बड़ी अच्छा, मतलब जितने भी समाज के लोग जुड़े हुए थे, काउंसलर है, आरडब्ल्यू है, एमटी हैं, दे आर वेरी, मतलब कि क्या होता है, वेरी एंथुसियास्टिक, बड़ा उत्साह था उन लोगों में और पार्टिसिपेट करना। बट वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। कंटिन्यू तभी हो पाएगा कि सरकार की थोड़ी सी हम लोगों को सपोर्ट हो। और सरकार में भी बहुत बड़ा ये नहीं कि हमको फंड चाहिए, बट है क्या कि जो हमारा चौधरी है, एसओ है, सफाई कर्मचारी है या जो है एसआई है, उनका मनोबल बढ़े, उनका सम्मान बढ़े, उनको एक ऐसे सेशंस हो कि यार ये लोग, तुम अच्छा काम करोगे, समाज के लिए काम करोगे, सरकार हमें तनख्वाह देती है, तो एक वो एक अपने प्रोफेशन के प्रति या समाज के काम के, भाई 90% क्या होगा, बोलेगा कि ये सर ये मेरा काम तो नहीं है, ये टाइप करके। और समाज को भी ये कि भैया ये जो कूड़ा सड़कों पे फैल रहा है या बड़ा तुमने घर किसी का टूटा, भैया अपना मलबा जो है सड़क पे डाल दिया, ये कोई एमसीडी के कर्मचारी तो डाल के गए नहीं, ये तो समाज ने ही डाला। तो समाज को भी भाई, अगर आप इतना बड़ा घर बना रहे हो, 3 करोड़ 4 करोड़ का घर बना रहे हो, तो अगर वो मलबा इकट्ठा होता है और मलबा को अगर राइट लोकेशन पे आपको भेजाना है तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर 4,000 5,000 6,000 होगी, तो वो भी आप खर्च करने की कैपेसिटी या दिल होना चाहिए या एक संवेदना होनी चाहिए या उस तरीके का एक नैतिकता होनी चाहिए। मानसिक रूप से भी तैयार रहना चाहिए व्यक्ति को कि भाई ये काम भी करना है। हाँ, कि ये भाई जो भी वेस्ट वो है, तो वो तो काम एमसीडी का है, फैलाना हमारा काम है। तो समाज में एक चेतना आनी चाहिए कि अगर हमारा समाज को एक सुरक्षित, समाज को एक साफ, एक आगे अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर समाज देने जाने के लिए हर समाज के नागरिक को एनवायरनमेंट के प्रति, सफाई के प्रति, इन सब के प्रति ज्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा। बहुत अच्छी जानकारी शर्मा जी। हम ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि दिल्ली के 10 से 12 बड़े मंदिरों में आपने मूर्ति खंडित की योजना बनाई और वो चल भी रही है, लेकिन दिल्ली के अंदर कई हजार मंदिर हैं। जिन मंदिरों तक ये व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है, उस मंदिर के संचालकों को खंडित मूर्तियों की व्यवस्था बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए तो सरकार को ही जो है, एक बीच में मैंने कहीं मीडिया में देखा भी था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शायद अनाउंस किया था कि ये खंडित मूर्ति के डिस्पोजल के लिए हम योजना बनाएंगे और एक व्यवस्था लेके आएंगे। तो इसका समाधान यही है कि सरकार भी आगे आवे, समाज भी जिम्मेदार हो
और सब लोग दोनों, और जो एमसीडी के कर्मचारी हैं, डीडीए के कर्मचारी हैं, उनमें भी संवेदना आवे, उनमें भी एक विचार आए कि भाई ये जो हमारी खंडित मूर्तियां हैं या तो यमुना जी को मैला कर रही हैं, या उनमें पॉल्यूशन फैला रही हैं, या समाज में अगर सड़कों पे हैं, पीपल पे हैं, तो हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रही हैं टाइप करके। तो इनका एक व्यवस्थित तरीके से डिस्पोजल हो, तो इसमें समाज को, सरकार को, एमसीडी को, डीडीए को, सब लोगों को सोचना पड़ेगा। और ये बहुत ही जरूरी है क्या कि अभी आएगा, क्या होता है, दुर्गा पूजा, उससे पहले आएगा गणेश पूजा, उससे पहले आए, उसके बाद आएगा जो है मतलब कि दीपावली। तो हर जितने भी हमारे त्योहार हैं उसमें खंडित मूर्ति हो, फूल मालाएं हो, या जो है सामग्री हो, धूप हो, वो सारा वेस्ट है, वो सारा, क्योंकि लोगों को नॉलेज नहीं है, तो क्योंकि ये सारी चीजें आस्था से रिलेटेड हैं, तो वो लोग इसे पीपल के पेड़ पे, आपने देखा होगा, अगर इसको सर्वे करेंगे, देखेंगे, कभी गाड़ी से जाते हुए देखें, आपको हजारों पेड़ ऐसे मिल जाएंगे, हजारों लोकेशन ऐसी मिल जाएंगी जहां पे पूजा की चुन्नियां, पूजा के कपड़े, पूजा के फूल, खंडित मूर्तियां, पुरानी मूर्तियां आपको पेड़ों के नीचे दिख जाएंगी। पेड़ों के नीचे भी दिखती हैं और पार्कों के कोने पर भी। हाँ, पार्कों में, पेड़ों में आपको हजारों जगह दिख जाएंगी। और हर वार्ड में अगर 250 वार्ड हैं तो आपको ऐसी लोकेशन कम से कम एक वार्ड में 10 जगह दिख जाएंगी। तो कम से कम 2500 मेन लोकेशन है जहां को पता है यार यहाँ पे मंदिर की मूर्तियां हम, मतलब लोग, समाज के लोग डालते हैं तो 4 डालते हैं, तो 40 और वहां पे रखते हैं। जी जी जी, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि कोई एक चीज कोई शुरू करता है तो उसकी भेड़ चाल में लग जाते हैं, चाहे वो खंडित मूर्ति है, चाहे हमारे देवी देवताओं की मूर्ति है। क्या शर्मा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोगों को इस तरह से भी जागरूक करें कि खंडित मूर्तियों को आप स्वयं उनको डिस्पोजल करें? घर के गमले हैं या घर के आसपास में कोई पेड़ है तो उसकी जड़ में आप उस मिट्टी को अपने बर्तन में घोलें, उस पानी को पेड़ पर चढ़ाएं या गमलों में चढ़ाएं। इस विषय में भी हमारे दर्शक ये भी है, मतलब व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास हो सकते हैं कि हर घर में, क्योंकि वो प्लास्टिक ऑफ पेरिस की होती है, कुछ काफी मिट्टी की होती हैं, और कुछ अगर वैसे भी हो हार्ड, तो आजकल ऐसे केमिकल्स आते हैं वो जो केमिकली वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है और घर में। बट आज दिल्ली में चक्कर क्या है, दिल्ली में घरों में इतनी मतलब जैसे पहले छोटे शहरों में तो होता क्या था कि भाई घर है, सामने छोटा सा मतलब एक पार्क है या खुली जगह, तो वहां पे आदमी करने का ज्यादा, बट फिर भी जितना प्रयास, गमले वगैरह, हाँ गमले में, हाँ बड़े गमले में, हाँ एक घर के आसपास पेड़ होते हैं उनकी जड़ों में एक, हाँ एक बड़ा गमला घर में रख सकते हैं और उसमें ये जो खंडित मूर्ति जब भी वो हो वहां डिस्पोज हो, और उसके बाद कुछ केमिकल डाला तो जिससे कि वो वॉल्यूम जो है वो तो बड़ा होकर छोटा हो जाए, एनवायरमेंटली फ्रेंडली वे में डिस्पोज हो। तो ये भी एक अच्छा प्रयास है और ये व्यक्तिगत रूप से हो सकता है। इसमें जो है आपको आरडब्ल्यू की जरूरत नहीं है, एमसीडी की जरूरत नहीं है, डीडीए की जरूरत नहीं है, या जो है एमटीए की जरूरत नहीं है। आप व्यक्तिगत रूप से स्वयं हर आदमी कर सकता है। हमारे समाज में देखा गया है कि जब करवा चौथ का त्योहार आता है तो महिलाएं सामूहिक रूप से करवा चौथ मनाती हैं। तो इस तरह से खंडित मूर्तियों को भी सामूहिक रूप से 10 या 5 घर के लोग एक बड़ा बर्तन लें, टप लें, उसमें केमिकल भी ना रखें, उसमें सिर्फ पानी और मूर्ति को रखें, तो 1-2 घंटे में वो पानी धुंधला हो जाता है। उस पानी से अपने गमलों में भी डाल सकते हैं, आसपास के पेड़ों में। इस विषय में भी थोड़ा जागरूक जरूर। ये आपने जो बोला कि मतलब जो करवा चौथ का हमारा त्योहार है या और भी जितने त्योहार हैं, उन त्योहारों में एक इससे जो है समाज में क्या होता है, भाईचारे का भी संदेश जाएगा, एकीकरण का संदेश जाएगा, सामाजिक समरसता का भी संदेश जाएगा कि हर त्योहार के बाद जो समाज के लोग इकट्ठे हों और इस तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में ये जो खंडित मूर्तियां हैं, फूल मालाएं हैं या सामग्री है या प्लास्टिक के जो सामान है उनका ठीक से तरीके से डिस्पोजल करें। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे शर्मा जी। हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग धार्मिक आस्थाओं से काफी जुड़े रहते हैं, धार्मिक भावनाओं से जुड़े रहते हैं, अपने घर की खंडित मूर्तियां या तस्वीरों को वो विसर्जन नहीं करते हैं। उनको भी आप थोड़ा सा गाइड करें कि ये परंपरा अगर चलाएंगे तो हम प्रदूषण रहित रहेंगे। नहीं, बिल्कुल, इससे एनवायरमेंट को भी फायदा होगा। और जैसे मैं अभी हमारी आदमी का व्यक्तिगत रूप से भी प्रयास हो सकता है, सामाजिक रूप से भी प्रयास हो सकता है, और जो समाज में एक्टिव आरडब्ल्यू, एमटीए, काउंसलर, एमएलए जो राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से समाज से जुड़े हुए हैं, अगर वो लीड करेंगे तो समाज के 10 लाख लोग उस चीज को फॉलो करेंगे। तो आप जब तक सरकार मतलब इस तरीके की व्यवस्था नहीं बना रही, तो हम लोगों को जागरूक होकर खुद एफर्ट लेके अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसके लिए प्रयास करना चाहिए।
शर्मा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके इतने प्रयास किए हैं, जो गरीब तबके के बच्चे होते हैं, शिक्षा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो ऐसी एनजीओ या आरडब्ल्यू आगे आएँ कि उनका मनोबल बढ़ाएँ, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएँ। जब मान लीजिए 1000 बच्चे एक विद्यालय में पढ़ते हैं और वहाँ कोई फर्स्ट डिवीज़न आता है या सेकंड डिवीज़न आता है, तो वो संस्थाएँ उन बच्चों को प्रोत्साहित कर पुरस्कृत करें या सम्मानित करें, तो और बच्चों में भी आत्मविश्वास बनेगा। ऐसी संस्थाओं को ऐसे क्या-क्या प्रयास करने चाहिए? नहीं, नहीं, वो वैसे ये प्रयास अनेक एनजीओ कि भई एमसीडी के स्कूलों में या सरकारी विद्यालयों में जो स्कूल, जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं, उनको ईयरली बेस पे सामाजिक संस्थाएँ, एनजीओ वो विभिन्न-विभिन्न कार्यक्रम ऑर्गेनाइज़ करती हैं और उन लोगों को प्रोत्साहन के लिए उनको प्राइज़ देती हैं, उनका मनोबल बढ़ाती हैं। तो ये प्रयास चल रहा है और भी प्रयास होना चाहिए टाइप्स करके कि भई जिन स्कूलों में नहीं हुआ या और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वो प्रयास चल रहा है और जोर से होना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। शर्मा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक निस्तारण और रिसाइक्लिंग की प्रक्रिया आम नागरिकों को सरल भाषा में कैसे और समझाया जा सकता है? ये आजकल जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है या फेसबुक है या अपना जो है व्हाट्सएप है, ये सारे अगर आप गूगल पे सर्च मार के अगर व्यक्ति की इच्छा होगी कि मैं ऐसा करूं, तो उसको अवेयरनेस, उसको मुद्दा बनाना जो समाज के जो लीडर हैं उन लोगों का है और जिम्मेदारी से उस चीज को डिस्पोज करना हर एक आदमी की जिम्मेदारी है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको सारा मटेरियल आप गूगल पे टाइप करके दीजिए कि क्या होता है, मैं कैसे खंडित मूर्तियों को एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में डिस्पोजल करूं, तो यू विल गेट ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर ऑफ वीडियोस टू गेट इट डन। बहुत अच्छी शर्मा जी, जिस तरह से आपने बताया कि हमारे दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड है और असम है और बिहार है, यहाँ पर जो है पर्यावरण ठीक से नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, मिट्टियाँ सड़क रही हैं, रास्ते खराब हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं। इस तरह से देश भर के तमाम राज्यों में कैसी-कैसी वृक्षारोपण किए जाएँ या और क्या कार्य करे जाएँ ताकि ऐसी घटनाएँ ना बढ़ें? इसके लिए समाज को जिम्मेदार होना होगा। दूसरे ये कि कई मुद्दे हैं, जैसे एक प्लास्टिक का मुद्दा है। प्लास्टिक का जितना प्लास्टिक यूज हो रहा है वो कैंसरस जो है, लोगों की हेल्थ भी खराब कर रहा है, नालियों को चोक कर रहा है, यमुना जी को चोक कर रहा है। तो एक छोटा सा अगर हम घर से चले, एक कपड़े का थैला लेके चलें, तो आप 90% जो प्लास्टिक का कंजम्पशन है वो खत्म हो जाएगा। तो छोटे छोटे प्रयास, इसी तरीके से जैसे ये एयर पोल्यूशन का मामला है, जो अब दिवाली आएगी, मैं पिछले 4-5 साल 10 साल से देख रहा हूं कि 4 महीने पूरा दिवाली पे के आसपास दिल्ली चौक हो जाती है, बड़ा एयर पोल्यूशन हो जाता है, कंस्ट्रक्शन के काम कम हो जाते हैं, जो लेबर है उनका कितना लॉस होता है, वो डेली दिहाड़ी के लेबर होते हैं, अगर 2 महीने काम नहीं करेगा तो घर का जीवन यापन कैसे करेगा, बच्चों के स्कूल बंद हो जाते हैं। तो उसके लिए जो प्रयास है, जैसे अभी दिल्ली सरकार के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास जो है कि 31 मार्च 2028 के बाद कोई भी टू व्हीलर दिल्ली में नॉन इलेक्ट्रिक नहीं होगा। तो इस प्रयास को, अब होता क्या है, समाज को उस प्रयास को, हर प्रयास को जो है उत्साह के साथ एक्सेप्ट करना। भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस, जैसे शुरू शुरू में आप अगर कोई भी चीज करोगे, सरकार करे, खुद करें, छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, तो बट उसको हमको एक्सेप्ट करना है। उसको किसी मतलब एक बड़े ध्येय के लिए हम चल रहे हैं कि भाई पूरे दिल्ली में किसी भी तरीके के, जो आने वाले 10 साल में दिल्ली ऐसी होगी कि यहाँ बस हो, कार हो, स्कूटर हो, सब इलेक्ट्रिक से चलेंगे, तो जो एयर पोल्यूशन से इसको बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसी तरीके से जैसे ये खंडित मूर्ति वाला मैंने बताया कि यमुना जी मैली हो रही है, यमुना जी वो हो रही है, तो इसके कई 3-4 कारण है। ये जो एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इतना 20 साल से कितना यमुना जी को सफाई करने के लिए पैसा लग गया, तो बट सरकार को उसके लिए प्रयास कर भी रही है, एसटीपी लगाने का प्रयास कर रही है। लोगों को जागरूक होना चाहिए कि भैया वहां पे मेला ना डालें, खंडित मूर्ति ना डालें, जो अभी चर्चा चल रही थी उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में क्या। और तीसरा ये जैसे बताया कि भाई पहाड़ों पे वो हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, या जो है लैंड वो हो रहा है, मतलब पहाड़ गिर जाता है, या जो है वहां पे बाढ़ आ रही है। तो ये सारे जितने भी एनवायरनमेंट के अदर फैक्टर्स हैं, इसका एक ही इलाज है, 80, 90, 90, 95% कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे। तो पेड़ लगाएंगे तो जो है, जो उसकी ह्यूमिडिटी है वो एब्जॉर्ब करेगा, जड़ को ज्यादा अच्छे से पकड़ेगा, मिट्टी लूज नहीं होगी, जिससे कि वो पहाड़ खिसकेगा नहीं। इसी तरीके से जब हो क्या रहा है कि भाई टेम्परेचर, जब मान लो पेड़ कट रहे हैं
तो टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ग्लेशियर जल्दी से पिघल रहा है तो ये जो रिवर्स का लेवल है वो ऊपर जा रहा है तो बाढ़ आ रही है टाइप्स करके। और वो सारे जो है बाढ़ इसलिए भी आ रही है कि पेड़ नहीं है, तो पेड़ का जो सिल्ट होता है मिट्टी का सिल्ट धीरे धीरे रिवर बेड में पहुंच रहा है तो रिवर ऊपर हो रही है। तो ये सारे जो प्लांटेशन 80% एनवायरमेंट की प्रॉब्लम को खत्म कर सकता है। बट प्लांटेशन हो तो रहा है, बट ये कि कितने पेड़ लगे, अगर गवर्नमेंट ये सर्वे कराए कि इस साल में कितने पेड़ लगे और अगले साल एक सर्वे ऐसा हो कि उनमें से कितने सर्वाइव हुए, तो आपको संख्या और एक्चुअल आउटपुट का पता चलेगा टाइप्स करके। मुझे ऐसा लगता है कि सर्वाइवल रेट 20 से 25% से भी ज्यादा नहीं। शर्मा जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ा तबका जो दवा यूज करता है, एलोपैथिक दवा यूज करता है, दवा जब उसकी एक्सपायर हो जाती है या उस पर एक्स्ट्रा दवा आ जाती है तो उसे सामान्य कूड़े में फेंक देता है, और वो कूड़ा या तो कूड़ा घर में जाता है या वो कूड़ा मिट्टी बन जाता है तो जमीन में चला जाता है। उस दवा की वजह से हमारी जमीन दूषित हो रही है, जिसकी वजह से जो वनस्पति है वो दूषित हो रही है, जिसकी वजह से हम दूषित हो रहे हैं, हमारा स्वास्थ्य दूषित हो रहा है, और हमारी भावी पीढ़ी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इस विषय में भी हमारे दर्शकों नहीं, आप बिल्कुल कह रहे हैं। जो भी वेस्ट है, जैसे आपने दवाइयों का वेस्ट बोला या जो मेडिकल इक्विपमेंट का वेस्ट बोला, या एक बहुत बड़ा जो विषय है वो ये है कि ये जो हमारा ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ्रिज है, या जो है टीवी है या मोबाइल है, इनका जो वेस्ट होता है वो कैडमियम उसमें निकलता है, बड़ी पॉइजनस गैस उसमें निकलती है। बट सरकार ने कुछ सेंटर्स ऐसे बनाए हैं या प्राथमिकता दी है कि भाई ये उस वेस्ट को एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में डिस्पोज ऑफ करते हैं। बट उसमें है क्या कि मैं किसी रद्दी वाले को दे दूं कि भाई वो 5,000 रुपए दे देगा और वो जो है ये वेस्ट ले जाएगा। बट उसके पास इतनी ना तो क्षमता है, ना उसकी योग्यता है, ना उसकी एजुकेशन है कि उस वेस्ट को वो एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में डिस्पोज ऑफ कर सके। जैसे अभी सीलमपुर वगैरह में मैंने कहीं अखबार में पढ़ा था कि बहुत सारी ये ई वेस्ट की फैक्ट्रियां, जिससे कि आसपास के लोगों को बड़ा पॉल्यूशन हो रहा है। तो चाहे ई वेस्ट हो, चाहे ये जो दवाइयों का वेस्ट हो, चाहे भाई सिरिंज लग रही है, वो इंजेक्शन कहीं ना कहीं तो डिस्पोज होके जा ही रहे हैं ना। बट अगर वो एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में जाएंगे तो आने वाली जो पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को, युवा पीढ़ी को हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट देके जाएंगे। और अगर उसको नहीं सुधरे, जैसे आपने बताया कि भाई वो गाजीपुर में है या ओखला में है, वो सारा हर तरीके का वेस्ट पहुंच रहा है, जिससे कि जो सॉइल को भी और सॉइल के नीचे भी जो पानी है उसको स्पॉइलस कर रहा है। तो ये सारे वेस्ट के लिए सरकार का भी योगदान चाहिए, सरकार की भी पॉलिसी चाहिए। सरकार के मुलाजिम, सरकार पॉलिसी बना सकती है, जो बड़े अधिकारी, मतलब बड़े जो मिनिस्टर्स हैं या वो हैं, वो पॉलिसी दे सकते, बट उसको इम्प्लीमेंट करना तो एमसीडी या सरकारी महकमे के लोगों का काम है। तो वो उनको एनवायरनमेंट के जितने मुद्दे हैं वो जिम्मेदारी से काम करें, जिम्मेदारी से अपना उसको संवेदना समझे कि भाई हम ये सरकार का काम तो कर ही रहे हैं, बट ये कि क्या होता है, ये समाज का भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि एक आपको सुकून आवे, और समाज का भी, ये समाज के केवल अब सरकारी महकमा वाला अच्छे से जिम्मेदारी से काम कर ले, पॉलिसी बढ़िया आ जाए, बट जब तक समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज प्रोएक्टिवली उस पर काम नहीं करेगा या जिम्मेदारी से उस पर रिएक्ट नहीं करेगा, तब तक कोई भी सरकार की पॉलिसी या प्रोग्राम सफल नहीं होगा। वाह 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 वाह, शर्मा जी सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से ई वेस्ट हमारा मिट्टी से मिल रहा है, मेडिकल लाइन मिट्टी से दवाई जा रही है, या प्लास्टिक मिट्टी के साथ में नालों के द्वारा या मिट्टी में समाई जा रही है, उससे ऐसे सूत्र बताते हैं कि जिस तरह आज हमें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, ठीक उसी तरह हमारी भावी पीढ़ी को ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ेगा। इस विषय में भी हमारे ऐसा संभव है एक्सट्रीम वे में कि भाई ऑक्सीजन भी पॉल्यूटेड हो रही है, पानी भी पॉल्यूटेड हो रहा है, जमीन भी पॉल्यूटेड हो रही है। तो अगर ये समाज जिम्मेदार नहीं हुआ, या सरकार की अच्छी पॉलिसी नहीं आई, या जो है सरकारी महकमे के लोगों ने, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग हैं, या जो प्लास्टिक को रोक रहे हैं, उन लोगों ने जिम्मेदारी से काम नहीं किया, तो आने वाले समय में ये बड़ी समस्या हो सकती है। तो जितना जल्दी हम लोग जागरूक हो जाएं तो उतना अच्छा है। एनवायरनमेंट इज ए बिग प्रॉब्लम, इट इज अफेक्टिंग आवर हेल्थ, इट इज अफेक्टिंग आवर जीडीपी, इट इज अफेक्टिंग आवर इकोनॉमी, इट इज अफेक्टिंग आवर फ्यूचर जनरेशन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शर्मा जी, ये भी जानना चाहेंगे कि स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में
और कौन सी जनमानस की छोटी छोटी आदतें परिवर्तन ला सकती हैं? जैसे आपने बताया कि जैसे पूरे दिल्ली में करीब 13,000 टन कूड़ा डेली डेवलप होता है। वो 13,000 टन 14,000 टन जो है कूड़ा लैंडफिल साइट पे जाता है, गाजीपुर पे, ओखला में, भलसवा पे। तो अगर ये समाज पूरा जो 2 करोड़ 30 लाख की पॉपुलेशन है, जो अभी सेंसस ने बताई टाइप्स करके, तो 2 करोड़ 30 लाख की अगर पॉपुलेशन जिम्मेदार हो जाए कि भाई टमाटर खराब हो गया, सब्जी काटी, लौकी छीली तो छिलका निकला, या खीरा छीला छिलका निकला, तो ये जो बायोलॉजिकल वेस्ट है, अगर ये कूड़ेदान में ना जाके हर घर में एक पॉट बन जाए, एक उसको बायोडिग्रेडेबल वे में उसको खाद बनाने का प्रोसेस अगर अपना ले हर घर, तो ये जो 13,000 टन है पहले दिन ही वो 12,000 टन हो जाएगा। कहने का मतलब मैं फूल माला जैसे मैं भाई, और ये सारे प्रोडक्टिव हैं कि जैसे जो बायोडिग्रेडेबल सब्जियां हैं या फूल हैं, ये सारे जो हैं प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव के फूलों से आप गुलाल बना सकते हैं, सेंट बना सकते हैं, अगर वो कूड़े या में ना डालें और आप अगर ठीक तरीके से डिस्पोज करेंगे, इकट्ठा हो जाए, तो वो घर में ही वो एक प्रोडक्ट। इसमें सरकार को एजेंसी के भाई कुछ ऐसा वो हो कि भाई मैं फोन करूं और सोशल मीडिया का यूज कर, जैसे फोन करता हूं ई कॉमर्स से कुछ भी लाके दे देगा। भैया मैं फोन करूं कि भैया मुझ पे ई वेस्ट है, मैं फोन करूं कि मेरे पास फूल माला है, मेरे फोन करूं कि मुझे किसी भी तरीके का वेस्ट है, और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली एजेंसीज मेरे घर आके ले जाएं, चाहे मुझसे कुछ चार्ज ले लें टाइप्स करके, बट वो कम से कम वो कूड़ा जो है गाजीपुर जाना बंद हो जाए, भलसवा जाना बंद हो जाए, तो ये 12,000 टन डेली का कूड़ा है वो रिड्यूस होके अपने आप 12,000 आ जाएगा। और आने वाले देखो 50 साल में पॉजिटिविटी मैं बताता हूँ, ये जो आज 150 करोड़ पॉपुलेशन है, 150 करोड़ पॉपुलेशन में हम लोग जो फर्टाइल एज होती है जिसमें बच्चे पैदा होते हैं, तो वो उस एज के का प्रपोर्शन ज्यादा है। बट ये आज से 50 साल बाद ऐसा नहीं रहने वाला भाई, एक एक बच्चा हो रहा, तो धीरे धीरे ये पॉपुलेशन हमारी 1 करोड़ 60 लाख पहुंचेगी, फिर धीरे धीरे ये डाउन होगी, और हो सकता है 100 साल बाद ये पॉपुलेशन 100 करोड़ रह जाए। तो ये जो आने वाले 50, 60, 70, 80 साल हैं हमारे लिए बड़े चैलेंजिंग है। तो जैसे ये 100 करोड़ की पॉपुलेशन होगी और हमारा पूरा अच्छा सा कंट्री होगा, तो ये 90% प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगी। भाई जैसे आपने बोला कूड़ा कैसे कम हो, यार पॉपुलेशन इतनी है तो वो कूड़ा बढ़ ही रहा है। बट एक चीज और है इसमें कि जैसे गांव से लोग आ रहे हैं शहरों में, तो 150 करोड़ लोगों में आज अगर 90 करोड़ गांव में है, 60 करोड़ शहरों में, तो ये जो संख्या है 10 साल बाद ये 80 करोड़ हो जाएगी, 50% हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब आदमी शहर में आता है तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं ऑनलाइन से आगे, तो वेस्ट ज्यादा जनरेट होता है। गांव में वेस्ट कम जनरेट होता है क्योंकि उनकी फूड हैबिट्स या उनकी कंजम्पशन हैबिट्स उतनी मतलब है कि शहरों में ज्यादा कंज्यूमरिज्म है, बट गांव में उतना नहीं है। चाहे पेइंग कैपेसिटी समझ लो, चाहे उनकी अवेयरनेस समझ लो, या जो वो हमसे बेहतर जीवन जीने रहे, हवा हो, पानी हो, शुद्ध खाना हो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो हो रही है, तो इसको सरकार को सोचना चाहिए कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 30 साल में ये शहरों पर प्रेशर और बढ़ने वाला है। तो हमारे जो भलसवा पैदा ना हो, ये क्या होता, पहाड़ ना बने कूड़े के, और ये जो है इसके लिए हमें बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और 2-4 अगर सीएनडी वेस्ट प्लांट लगाने पड़े, प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पड़े, या हमको 100, 200, 400 ट्रक और लाने पड़े, जिससे कि ये जो है वहां वेस्ट इतना न डाल के अलग साइटों पे जाए टाइप करके, जो है उसके लिए जो है मतलब है कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी इन शहरों को और ज्यादा देने की जरूरत है। क्या बात है, क्या बात है शर्मा जी, बहुत अच्छी तरीके से आप हमारे दर्शकों को अपनी बात समझा रहे हैं, और इससे वेस्टेज कम होगी तो नुकसान कम होगा। शर्मा जी, हम ये भी जानना चाहते हैं कि किसी शहर की या किसी राज्य की जो युवा शक्ति होती है वो अपने आप में एक ही महत्वपूर्ण शक्ति होती है। क्या युवाओं को इस काम के लिए, पर्यावरण शुद्ध करने के लिए आगे आया जाए तो क्या परिवर्तन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं या कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो तो देश का फ्यूचर है। वो अगर इस चीज को 50 साल में समझने की जगह या 60 साल पे जाके समझें कि एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिविटी, अगर वो 10 से 15 या 20 साल की उम्र में अगर समझ जाएं, तो वो ज्यादा जिम्मेदार होंगे, ज्यादा प्रोएक्टिव होंगे। इसके लिए ये है कि उनको
हर कॉलेज में एक एनवायरनमेंट सोसाइटी हो, टी प्लांटेशन के प्रोग्राम हो, हर महीने डिबेट्स के प्रोग्राम हो, क्या किस तरीके से पूरे देश में पर्यावरण के प्रति जो है अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए, तो वो सारे कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में, 12th तक के स्कूलों में, कॉलेजेस में अगर अवेयरनेस फैलाएंगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। उसमें होता क्या है, देखो, रोज अगर मेरे को आप एनवायरनमेंट और प्लांटेशन की बात करोगे, कूड़े के डिस्पोजल की बात करोगे, ई वेस्ट के डिस्पोजल की बात करोगे, थैले की बात करोगे, प्लास्टिक वेस्ट के डिस्पोजल की बात करोगे, तो अल्टीमेटली वो मेरे जहन में आ जाती, वो फिर आप लेक्चर जो है दिमाग से उतर के दिल में आ जाता है। तो वो जिस दिन दिल में आ गया, मेरी सेंसिटिविटी डेवलप हो गई, तो वो फिर आदमी फिर किसी भी तरीके से गैर जिम्मेदार कोई भी काम नहीं करेगा। वो करेगा कि अगर मैं डिस्पोज करूं तो इस तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली वे में करूं, कूड़ा है तो सड़कों पे ना डालूं, अगर मान लो प्लास्टिक वेस्ट है तो भैया मैं थैला लेके चलूं। वो सेंसिटिविटी अभी तक कान में जा रही है, कान से दिमाग में, दिमाग से हार्ट में आएगी, मैं दिल से उसको एक्सेप्ट वाह करूं। वाह 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 शर्मा जी, अभी हाल ही में कावड़ सेवा शुरू होने वाली है। कावड़ सेवा शुरू होने वाली है, जी जी जी। जो हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद, दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, बॉम्बे तक यात्रा करते जी हैं, जी। जो शिव भक्त होते हैं। तो जो कुछ रास्ते में आयोजक होते हैं जो उनकी सेवा में रहते हैं, जो कावड़ सेवा में लगते हैं, जो एक जगह जगह पर उनकी सेवा में खाने पीने आराम करने की व्यवस्था करते हैं। तो उन कावड़ से भक्तों को क्या कहना चाहेंगे, और जो व्यवस्था उनकी सेवा में रहते हैं कि इस तरह के डिस्पोजल, चाहे वो फल हैं, चाहे खीरे हैं, चाहे मिष्ठान है, चाहे उनके अपने कपड़े हैं, अंग वस्त्र हैं, उनको किस तरह से प्रयोग करें ताकि पर्यावरण दूषित ना हो। इसका जो है, देखिए, भगवान शिव की भक्ति के लिए हम लोग शिव कांवड़ यात्रा होती है। शिव, हर भगवान की जो लीलाएं होती हैं या उनका जीवन परिचय होता है, उनसे हम लोगों को जीवन जीने की कला मिलती है, अपने को प्रेरणा मिलती है। शिव जी से जो है हमको वैराग्य, गृहस्थी जीवन में कैसे बैलेंस हो, ये हमें प्रेरणा मिलती है। शिव जी तो ये कांवड़, जितने भी हमारे कांवड़ यात्रा है, वो इस श्रद्धा के साथ ये हर साल यात्रा होती है। और जो आयोजक बंधु हैं वो उनके बहुत सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं, उनके लिए व्यवस्था करते हैं। बट 90% मैंने देखा है कि वो लोग मतलब वो आसपास का जो भी एरिया होता है वो उसको साफ सफाई भी रखते हैं, उनको टेक केयर भी करते हैं। और जैसे बोला आपने जो है कपड़ों का, तो जैसे अभी दिल्ली सरकार ने एक योजना शुरू की है कि 9-10 जो रेलवे स्टेशन या मेट्रो स्टेशन ऐसे होंगे कि मैं वहां पे अपने पुराने कपड़े जमा करके आऊंगा और मुझे ओटीपी मिलेगा, मुझे स्लिप मिलेगी कि आपके इतने कपड़े आपके जमा हुए। तो इस तरीके की ये जितने कावड़ कैंप है, सौयों हजारों की संख्या में, तो इस तरीके की व्यवस्था वो वहां पे इकट्ठे करें। उन कैंपों से वो उस कपड़े को जो है जहां सरकार ने व्यवस्था करी है वहां ले जाके दें, तो जिससे कि एनवायरनमेंट भी ठीक रहे, व्यवस्था भी ठीक रहे, और किसी भी तरीके का गंदगी या कपड़ों की गंदगी या फूलों का हो या सामान का हो, खाने का सामान हो, भाई सरकार को, मतलब सरकार को तो पॉलिसी देनी है, सरकार के जो मुलाजिम हैं उनको इम्प्लीमेंट करनी है। बट जो कांवड़ यात्री हैं, जो आयोजक बंदे हैं, वो समाज को जिम्मेदार होना पड़ेगा। समाज जब तक खुद अपने आप को सरकार नहीं समझेगा वाह कि भाई मेरी जिम्मेदारी है। वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खुद ही सरकार बन के काम करें, सरकार के लिए काम करें, अपने और अपनों के लिए काम अपने करें। वाह वाह शर्मा जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा निर्णय रहा जिसने आपकी सोच और कार्यशैली को पूरी तरह से बदल दिया। 99 में मैं बीटेक हूँ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जी। उसके बाद मेरे को वीजा लग गया था, टीसीएस में काम कर रहा था मैं 2 साल। उसके बाद हमको यूएस का वीजा लगा, तो टीसीएस हमको जो है यूएस भेज रही थी। तो मेरे पास 2 ही रास्ते थे, तो या तो टीसीएस में जाके कंटिन्यू करके अमेरिका में जो है क्या होता है जाके सेटल हो जाए, वहां जाके काम करें, या दूसरा रास्ता ये था कि यूपीएससी की तैयारी करें और यूपीएससी में भगवान का से सेलेक्ट हो जाए। तो हमने ये रास्ता चुना और 2-3 साल के प्रयासों के बाद मुझे यूपीएससी में सफलता मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बहुत अच्छा निर्णय रहा कि ऐसा देश, ऐसा समाज, ऐसा रिलीजन पूरे वर्ल्ड में कहाँ होगा जहां हमको रहने का ये मौका मिल रहा है। तो हमें
मतलब एक ही क्या होता है, अमेरिका जाके क्या करते। तो ये निर्णय मेरा बहुत बढ़िया रहा कि मैंने जो है अमेरिका ना जाके या टेक्नोलॉजी की लाइन ना, और दूसरे ये जो सामाजिक सेवा मतलब प्रशासनिक सेवा होती है उसमें आपको रूट से आपको समाज के साथ जोड़ने का मौका मिलता है। और एमसीडी दूसरा जो हमारे, क्योंकि इनकम टैक्स में वो एक्सपोजर नहीं होता जो, क्योंकि वो आप टैक्स से रिलेटेड है, रेवेन्यू से रिलेटेड है, वहां बड़ा आदमी आता है, बड़ा इशू लेके आता है, बट एक आम जनमानस से जोड़ने का जो मौका है वो एमसीडी से ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता। तो यहाँ मेरे को जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, खंडित मूर्ति आपने बताया, प्लास्टिक मशीनें बताया, तो ये सारे काम करने का मौका मिला। तो ये ईश्वर ने मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे एमसीडी में काम करने का मौका मिला, जिससे हम समाज से जुड़े, समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एक गोकलपुट रेन, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यार, पब्लिक रह रही है, वहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ है, रोज साफ हो रहा है, रोज वो रहते हैं। तो इन चीजों को देखने का, तो ये मेरे लिए दोनों जो है ये टर्निंग पॉइंट रहे, और ये इसका ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 शर्मा जी, ये भी जानना चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में आप किस तरह सामाजिक और पर्यावरण की पहल को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करते हुए देखना चाहते हैं? व्यक्तिगत रूप से या मतलब दोनों ही रूप से। कि व्यक्तिगत रूप से तो मैं, अब आप देखते होंगे मैं शादरा नॉर्थ में हर जो पर्यावरण के प्रोग्राम हैं और जो भी सामाजिक और धार्मिक प्रोग्राम है उनमें मेरा जाना होता है। तो मैं समाज से जुड़ा हूँ। अभी मेरे लगभग 9 साल और हैं सरकारी नौकरी के। तो उसके बाद मुझे कम से कम एमसीडी में 5 साल काम करने के बाद मुझे ये प्रेरणा मिली, जो सुकून आपको समाज के काम में आता है, सामाजिक कामों में आता है, वो सुकून आपको कहीं पे भी उतना आनंद, उतनी आनंद की अनुभूति किसी भी और काम में नहीं होती। आपको लगता है कि मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, इम्पैक्टफुल काम कर रहा हूँ, समाज को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। तो वो मेरा व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव रहेगा। और व्यक्तिगत रूप के साथ साथ, जैसे अभी मैं बताया, जैसे मैं वो उसको भी मेंशन करना चाहता हूँ, मैं आजकल चीफ विजिलेंस ऑफिसर हूँ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। तो ये लगाइए कि ये पूरे दिल्ली 2.3 करोड़ की है। ये जोन में 29 लाख लोग रहते हैं शादरा नॉर्थ में, तो लगभग 14% हुआ। यहाँ मैं डीसी रहा हूँ 2022 में, तो मुझे हर गली, हर वार्ड का सबका पता है। आप ये दिखाइए कि सीएसआर सरकार 2014 या 15 में लाई। बड़ी बड़ी कंपनी दिल्ली में, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नेशन फर्टिलाइजर, ऐसी 50 पीएसयू है बड़े बड़े, और बड़ी बड़ी 50 कंपनियां, भारतीय एयरटेल जो है, वोडाफोन या जो है डीएलएफ, बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। बट शादरा नॉर्थ जोन में मैं गारंटी बता रहा हूं कि 1 पैसा सीएसआर का खर्च नहीं हुआ इस जोन में पिछले 15 साल में। कोई अगर पता लगे तो मेरे को बताना जरूर आप टाइप करके। बट एनएफएल में मैं गया, वहां पे मैंने सीएमडी को कन्विंस किया। सीएमडी ने पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए दिए वाटर कूलरों के लिए, एमसीडी के लिए। तो 32 स्कूलों में 56 वाटर कूलर, 56 आरओ एनएफएल ने इंप्लीमेंट किए, जिससे 25,000 बच्चों को इस भीषण गर्मी में ठंडा पानी, जो गरीब बच्चे जिनके घर में फ्रिज नहीं है, उन बच्चों को पानी पीने को मिला। दूसरा, पूरे क्षेत्र में कम से कम 60 जो है 25-30 वार्डों में 60 जगह बड़ी बड़ी पेंटिंग कराई गई। उससे एक मैसेज ये गया कि अपने एनवायरनमेंट को जो है साफ रखें, शुद्ध रखें। जैसे घर में पेंटिंग लगाते हैं, ऐसे सामाजिक प्लेसों पे भी पेंटिंग लगाएं। और इस साल, और मैं बताना चाहता हूं, अभी शायद आपने देखा या नहीं देखा, इस साल एनएफएल ने करीब 100 बेंचेस और 10 बड़े बड़े पार्कों में शादरा नॉर्थ के, और 350 टी गार्ड, 10 टी गार्ड, जो मैं बोल रहा था कि टी बच नहीं पाते हैं, सर्वाइवल नहीं है, टी गार्ड 350 गार्ड, और 10 और वाटर कूलर अगले इस फाइनेंशियल ईयर में, अगले 2-3-4 महीने में शादरा नॉर्थ जोन में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूं कि कम से कम एनएफएल में ये प्रेरणा आई कि जो दिल्ली का सबसे गरीब सेक्शन है, सबसे गरीब एरिया है, उस क्षेत्र में आपने 75 लाख या 1 करोड़ रुपया लगाया। तो ये प्रेरणा ओएनजीसी में भी आनी चाहिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड में भी आनी चाहिए, इंडियन ऑयल में भी आनी चाहिए, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी आनी चाहिए, कि आने वाले समय में अगर तुम लोधी कॉलोनी में या क्या होता है मूलचंद पे या लिटिल दिल्ली में 10 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो, तो 2 करोड़ रुपए शादरा नॉर्थ में भी खर्च करो सीएसआर में। सराहनीय, सराहनीय प्रयास है आपके, बहुत सराहनीय प्रयास है आपके, बहुत साधुवाद आपको। शर्मा जी, चलते चलते एक और प्रश्न करेंगे आपसे कि आप युवाओं, प्रशासनिक सेवा के अभ्यर्थियों और समाज सेवियों के लिए एक प्रेरक संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं ये प्रेरणा देता हूं कि प्रशासनिक सेवा में 10 लाख लोग बैठते हैं, 5 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं,
14,000 लोग मेंस क्वालिफाई करते हैं, फाइनली 1,000 लोग सेलेक्ट होते हैं। बट क्या होता है, आपको बहुत अच्छा मौका है समाज के लिए काम करने का, बट बिल्कुल भी हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आज के समाज में पिछले 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में इतना परिवर्तन आ गया है कि अगर आप मीडिया के क्षेत्र में या एडवोकेसी के क्षेत्र में अच्छे डॉक्टर बनेंगे या अच्छे लॉयर बनेंगे तो आपको किसी भी तरीके का हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं। आप अपना पूरा अच्छे से प्रयास करें। और मैं ये कहना चाहूंगा, दिस इज ए वेरी गुड ऑप्शन, बट दिस इज नॉट द ओनली ऑप्शन। आप अगर अच्छे से प्रयास रहेगा, आपके अंदर जुनून रहेगा, तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में होंगे। आप देखिए विकास दिव्य कीर्ति या जो है बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, दे आर हैविंग ए टर्नओवर ऑफ 500 करोड़, 1000 करोड़। ये लोग सिविल सर्विस क्वालिफाई नहीं कर गए, बट सिविल सर्विस क्वालिफाई ना करने के बाद उन्होंने अपने इस तरीके का एडवेंचर या जो है संस्था बनाई और जिसने इतना कामयाबी ली। तो जीवन में कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और स्वास्थ्य को अच्छा रखते हुए। मतलब आपकी पढ़ाई तभी अच्छी होगी जब 24 घंटे में से 1 घंटा योगा दिवस केवल योगा दिवस बनाने के लिए नहीं है, एक दिन के लिए, वो 365 दिन आप एक प्रेरणा या ये लेने चाहिए कि मैं 1 घंटा शरीर के लिए दूंगा, तब आप आईएएस बन पाओगे, तब अच्छे डॉक्टर बन पाओगे और बेहतर कर पाओगे। समाज के लिए मैं ये कह रहा हूं कि यार देखो, ऐसा है, मैं भी हूं, मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पढ़ा, या जो है सरकार हमारे लिए क्या क्या करती है ये हमको पता ही नहीं होता। कि अगर हम पेट्रोल आज खरीदे मार्केट रेट पे तो 250 रुपए का आएगा, सरकार हमको 100 रुपया में दे रही है। अगर मैं अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज कराने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भेजूं तो सरकार हमसे केवल 2.5 लाख रुपया ले रही है। और अगर सरकार का खर्चा देखोगे तो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, प्राइवेट सेक्टर वाला वो 25 लाख ले रहा है 1 साल का। तो मेरा ये कहना है, सरकार और देश के लिए, समाज के लिए आपको वो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि हमने, सरकार ने हमको कितना कुछ दिया है, देश के लिए हमें कितना कुछ दिया है, समाज ने कितना कुछ दिया है। और ये ग्रेटिट्यूड इस भाव में होना चाहिए, जब आप प्रोफेशन कर सको, बहुत अच्छी बात है, समाज को कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में दे के जाएं। या आप समाज में एक्टिव रहें तो चाहे प्लांटेशन लगाएं, खंडित मूर्ति के कार्यक्रम लगाएं, या युवाओं को जागृत करें, महिला उत्थान के लिए कार्यक्रम करें, ब्लड डोनेशन काम करें, जो आपके चॉइस आपको अच्छा लगता हो वो समाज के, तो जिससे कि आपने जो समाज से लिया है वो आप समाज को कुछ ना कुछ दे के जा रहे हैं, आप पे बैक करके जा रहे हैं। वाह वाह वाह, आज के पॉडकास्ट में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई, युवाओं के लिए, प्रशासन के लिए, समाज के लिए और गरीब बच्चों के लिए भी बहुत सारी बातें हुई। और शर्मा जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए इतना बेशकीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।